नमस्कार। हम जोन रोल्स की चर्चा कर रहे थे और जोन रोल्स में हमने ये देखा था कि ये उपयोगितावादियों का क्या है, विरोधी। और जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो उपयोगितावादियों के न्याय सिद्धांत के विरोध में आया था। उपयोगितावादी जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को आधार मान के और टेलियोलॉजिकल न्याय की स्थापना करते हैं, जॉन रोल्स उसका उल्टा करता है। जॉन रोल्स सबका सुख चाहता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है नहीं चाहता, वो पूरी जंजीर की मजबूती चाहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय चाहता है। अब हम चर्चा करेंगे कि फिर ये सहज बोधवादी हैं, उनके साथ इसका झगड़ा क्या है। तो एक तो ये विरोध करता है किसका, उपयोगितावाद का। दूसरा ये विरोध करता है सहज बोधवाद का। इसी को हम क्या कह रहे हैं, अंतःप्रज्ञावाद। इंट्यूशनलिज्म। इंट्यूशंस वो चीजें होती है जो हमारे मन में सहज रूप से पैदा होती है। किसी भी चीज को जानने समझने के लिए बहुत ज्यादा विचार विमर्श की, चिंतन की, मनन की या कठिनाई की आवश्यकता नहीं होती। हर चीज स्वाभाविक रूप से हमारे कहां पैदा हो जाती है, मन में अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो इसके ऊपर विमर्श करने की जरूरत नहीं होती, हर एक आदमी इन चीजों को जानता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सहजबोधवाद बोलते हैं या अंतः प्रज्ञावाद बोलते हैं। कि ज्ञान और प्रज्ञा कहां से आती है। प्रज्ञा होता है ज्ञान, ज्ञान अपने आप ही कहां से आ जाता है, अंदर से। बोध कहां से होता है, बोध होता है किसी भी चीज को समझना, ये कहां से आता है, अंदर से आता है। क्योंकि सारी चीज अपने आप ही होगी, सहज बोध होगा, सहज प्रज्ञा होगी, अपने आप ही ज्ञान आएगा, बहुत ज्यादा चिंतन मनन और इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अगर ऐसा होता, जैसा कि मूर कह के गया है, रोस कह के गया है, तो अमेरिका का समाज अब तक न्यायी हो चुका होता, विमर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब चीजें अपने आप ही हो रही है, व्यक्ति अपने आप ही न्यायी हो रहा है, तो अमेरिका में अन्याय क्यों था। फिर वहां क्यों अश्वेतों का शोषण करते थे श्वेत लोग, जबकि ये कह रहे हैं कि समझाने की जरूरत नहीं है, न्याय की स्थापना तो आपके अंदर से विचार पैदा होंगे तो अपने आप ही हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 200-250 सालों से तो न्याय की स्थापना हुई नहीं है। तो अंतःप्रज्ञा से काम नहीं चलेगा, सहजबोध से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए पहले विमर्श करना पड़ेगा, न्याय के नियम निश्चित करने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर चीजें सहजबोध से होती, अपने आप ही होती, अंतःप्रज्ञा से चीजें होती, तो फिर रोल्स को किताब लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सामाजिक समझौते की जरूरत नहीं थी, न्याय के नियम बनाने की कतई आवश्यकता नहीं थी, विवेकशील वार्ताकारों की भी जरूरत नहीं थी। अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करें। जब चीजें अपने आप ही हो रही है, लोग अपने आप ही समझदारी आ रही है, उनको समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही अगर न्यायी हो रहे हैं, तो रोल्स को किताब लिखने की कतई आवश्यकता। तो ये किसका विरोधी है, और अंतःप्रज्ञावाद ये कह रहा है कि अंतःप्रज्ञा से नहीं होती, चीजों को निश्चित करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, विचार करने पड़ते हैं, चीजें अपने आप अंदर से पैदा नहीं होती, बल्कि मिल बैठ के हम इन चीजों को डिसाइड करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, तब चीजें आती, अपने आप चीजें नहीं आती। तो प्रज्ञा बाहर से आती है, अंदर से नहीं आती। बोध बाहर से आता है, विचार विमर्श से आता है। तो ये इनका भी विरोधी है। अब हम जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे वो मुद्दा है, अब न्याय के सिद्धांत पे आ जाते हैं। हमने अभी तक एक देखा है कि इसका न्याय सिद्धांत है वो कैसा है, फल निरपेक्ष है, डिओन्टोलॉजिकल है, परिणाम निरपेक्ष है। अब हम इसका करेंगे न्याय का सामाजिक समझौता। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, सामाजिक समझौता क्या है। सामाजिक समझौता अब से पहले आप पढ़ चुके हैं, आप होब्स को, लॉक को और रूसो को पढ़ चुके हैं। पहला जो समझौता होता है उसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऐसा एक समझौता ग्लूकोन करवाता है।
ग्लूकोन जब न्याय के मुद्दों के ऊपर चर्चा करता है, ग्लूकोन और एंटीमेड्स, और न्याय का वो कौन सा सिद्धांत लाते हैं, ये वाला लास्ट वाला, एक तो थ्रेसिमैक्स तो रेडिकल थियरी लाता है, परंपरावादी सिद्धांत लाते हैं, वो बाप बेटे दोनों शुरुआत वाले। एक ग्लूकोन एक सिद्धांत की ओर चर्चा करता है कि न्याय क्या है। जब प्लेटो का न्याय पढ़ते हैं, ग्लूकोन कहता है न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। जब कमजोरों के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय को दूर करने के लिए सारे कमजोर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और आपस में क्या करते हैं, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए कमजोर लोग मिलकर आपस में समझौता करते हैं। तो समझौता शब्द तो हमें पहले ही कहां पढ़ लिया था, जब हम प्लेटो की चर्चा कर रहे थे। उसके बाद हमने फिर समझौता किया जब होब्स लॉक और किसकी चर्चा की, रूसो की। लेकिन वो समझौता था, उसके लिए हमें किसकी स्थापना करनी थी? तो होब्स का समझौता, लॉक का समझौता और रूसो का समझौता काय की स्थापना करते हैं? राज्य की स्थापना के लिए था, संप्रभुता की स्थापना के लिए था। एक या तो लेवियाथन के निर्माण के लिए था, या ट्रस्ट के निर्माण के लिए था, या सामान्य इच्छा के निर्माण के लिए था। यहां सामाजिक समझौता किस लिए हो रहा है बताओ? यहां सामाजिक समझौता हो रहा है न्याय की स्थापना के लिए। तो कई बार क्या होता है कि न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत किसका है, ये क्वेश्चन आ जाता है। नीचे लॉक लिखा होता है, नीचे जॉन रोल्स भी लिखा होता है, दो थिंकर और लिख देंगे, आप संकट में आ जाएंगे। सामाजिक समझौता हम लोक का पढ़ते हैं, वो लोक का सीधा सामाजिक समझौता जो राज्य निर्माण के लिए था, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए था। ये समझौता किस लिए होता है? तो यहां जैसे सामाजिक समझौते के आगे न्याय लिखा गया ना, स्वाभाविक है ये किसका है, जॉन रोल्स का। तो समझौता शब्द आते ही फ्रूट मत पढ़ना सीधा ही, उससे पहले देखना कि सामाजिक समझौते से पहले क्या लिखा हुआ है, न्याय लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। तो जॉन रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसका नाम क्या है, सबसे प्रसिद्ध नाम, न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत। अब हमें ये समझौता क्या प्रकट करता है? समझौता ये प्रकट करता है कि जो न्याय के नियम बनाने के लिए समाज के लोग, जो लोग मिलेंगे, वो सारे लोग समझौता करने के लिए क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। और सारे लोग कैसे होंगे, समान होंगे। समझौता कैसे लोगों में होगा, समान और स्वतंत्र लोगों में समझौता होगा। जॉन लॉक का जो समझौता होता है प्राकृतिक अवस्था के बाद, तो उसमें सारे लोग भागीदारी करते हैं। वो लोग कैसे हैं, स्वतंत्र है समझौता करने के लिए, और सबके क्या है, एक दूसरे के समान है। तो ये समझौता समान और कैसे लोगों में होता है, स्वतंत्र लोगों में समझौता होता है। इस समझौते के द्वारा वो क्या करते हैं, न्याय के नियम बनाते हैं कि एक समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए कौन से नियमों की आवश्यकता होगी, ये नियम बनाते हैं। तो हम कह रहे हैं न्याय का सामाजिक समझौता। अब इसके ऊपर प्रभाव किसका है? तो खुद जॉन रोल्स कहता है कि मेरा जो न्याय का सामाजिक समझौता है, न्याय के सिद्धांतों का है, उसके ऊपर प्रभाव है जॉन लॉक का, इसके ऊपर प्रभाव है रूसो का, और इसके ऊपर प्रभाव है कांट का। ये तीन विचारक है जिनके प्रभाव को वो खुद स्वीकार करता है कि मेरा सामाजिक समझौता इन व्यक्तियों से प्रभावित है, अलग अलग तरह से। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लॉक, रूसो और कांट की क्या करते जाएंगे, इन चीजों को समझते जाएंगे। चलो पहले हम करते हैं लॉक का सामाजिक समझौता किस प्रकार का था। तो लॉक कहता है कि जब सामाजिक समझौता हुआ उससे पहले अवस्था कैसी थी, प्राकृतिक अवस्था थी। उस प्राकृतिक अवस्था के बाद जब समझौता हुआ, जो प्राकृतिक अवस्था थी वो स्वतंत्रता और समानता की अवस्था थी। सारे लोग स्वतंत्र थे, सारे लोग समान थे, ये हमने देखा था, स्वतंत्र और समानता की अवस्था थी। तो ऐसी ही अवस्था की थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे, जिसको ओरिजिनल पोजीशन बोलता है। क्या बोलता है, मूल स्थिति बोलता है। ठीक है, लोक से हो गया रूसो। रूसो के सामाजिक समझौते के बाद की जो चर्चा है कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है, कि समुदाय के लोग मिलकर आपसी विचार विमर्श के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, सामान्य इच्छा। और सामान्य इच्छा किसके बारे में सोचती है, सबके बारे में सोचती है। तो रूस, इसका जॉन रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो किसके बारे में सोचता है, वो सबके बारे में सोचता है। अब आ गया कांट। कांट से भी इसने बहुत कुछ लिया है। सबसे पहले तो लिया है कि
हरेक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, इसलिए हरेक व्यक्ति अपने आप में क्या है, स्वायत्त है। दूसरा इसने लिया कि न्याय के जो नियम होंगे वो कैसे होंगे, निरपेक्ष होंगे। ऐसे ही कांट चर्चा करता है कि जो आपके कर्म के जो नियम होंगे वो कैसे होंगे, निरपेक्ष होंगे। दूसरा ये कहता है कि हर काम के कुछ क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं। तो समाज में न्याय की स्थापना इसका क्या है, एक लक्ष्य है। तो कुल मिला के हम ज्यादा नहीं करें तो कांट से इसने क्या लिया है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्तता ली है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, वो दूसरों की इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है। तो ये लोक, रूसो और किससे प्रभावित है, कांट से। ये खुद स्वीकार करे। तो इन तीन विचारकों को आप जरूर याद रखना। अब जैसे हम न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत करेंगे, उससे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चर्चाएं करनी पड़ेगी कुछ मुद्दों की। ये तभी समझ में आएगा न्याय का सामाजिक समझौता जब हम किसके बारे में जानते हैं, मूल स्थिति के बारे में जानते हैं। इस मूल स्थिति में एक है अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा। इस विवेकशील स्थिति में कुछ है विवेकशील वार्ताकार। ये विवेकशील वार्ताकार आपस में बात करके और बांटते हैं कौन सी वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तुएं बांटने का काम जो करती है वो कौन सी करती है, बुनियादी संरचनाएं करती है, बेसिक स्ट्रक्चर्स। और जैसे जैसे चीजें बदलती है वैसे वैसे ही नए नए नियम भी बनते रहते हैं। उसको वो कहता है विमर्शी संतुलन। अब ये चीजें ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आपको समझौता करना है। लोग जब सामाजिक समझौता करता है, रूसो जब सामाजिक समझौता, उससे पहले अवस्था कौन सी होती है बताओ, वो प्राकृतिक अवस्था है। ठीक है, ये प्राकृतिक अवस्था है। उस प्राकृतिक अवस्था में लोग कुछ भी जानते नहीं है। अगर लोग प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ जानते हैं तो वो समझौता नहीं करते। वो तभी करते हैं जब वो कुछ जानते नहीं है। ये हम देखेंगे। अब ये जो कुछ नहीं जानने वाले लोग हैं, ये पागल नहीं है। एक चीज जानते हैं, किसका हित जानते हैं। ये भावुकतापूर्ण समझौता नहीं करते कि चलो दया भावना से समझौता करेंगे कि चलो इन अश्वेतों का कल्याण होना चाहिए, हम इनके लिए छोड़ देंगे कुछ चीजें, हम हमारे बेटे बेटियों को समझाएंगे, हम इनको पैसा देंगे। दया नहीं करने किसी के ऊपर, बल्कि किसका, हर एक समझौताकार होगा वो किसका हित देखेगा, अपना हित देखेगा। और अपना हित देखते हुए वो हित क्या देखेगा, बांटनी क्या है, प्राथमिक वस्तु। तो वही कोशिश करेगा वो समझौता करने वाला। समझौता कौन करेंगे, विवेकशील वार्ता का। क्या समझौता करेंगे कि चलो न्याय के नियम बनाते हैं। लोक का जब सामाजिक समझौता हुआ था तो जो लोग जिन्होंने आपस में समझौता किया था उन्होंने क्या बनाए थे, कुछ संस्थाओं का निर्माण किया था। सरकार बनाई थी, राज्य बनाया था, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की चर्चा की थी, संपत्ति के अधिकार को सर्वोच्च अधिकार माना था। ऐसी कुछ चीजें उन्होंने डिसाइड की थी। ऐसे कुछ चीजें कौन डिसाइड करेंगे, समझौता करके विवेकशील, कि एक अच्छा समाज हम कैसे बनाएं। इसके लिए जो कुछ अच्छे लोग हैं, विवेकशील लोग, क्या करेंगे, आपस में वार्ता करेंगे। वार्ता करके और ये बांटेंगे क्या, प्राथमिक वस्तु में बांटेंगे, बेसिक नीड्स की चीजें बांटेंगे। ये बांटने का काम कौन करती है, उसके लिए वो क्या बढ़ाएंगे, कुछ बुनियादी संरचनाएं बनाएंगे। जैसे लोक का समझौता हुआ, उसके बाद प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी थी, तो वो क्या बनाया उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार बनाई, ट्रस्ट के रूप में विधायिका बनाई जो उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी। वो बुनियादी संरचनाएं है। और फिर समय आएगा तो कुछ नियम बदलने पड़ेंगे, तो उसको वो क्या बोलता है, विमर्शी। क्योंकि समाज आगे बढ़ता जाता है तो बहुत सारी चीजें बदलनी भी पड़ती है, उसको विमर्शी संतुलन बोलता है। इन सब की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, मूल स्थिति, अज्ञान का पर्दा, विवेकशील वार्ताकार, प्राइमरी गुड्स, बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर्स, और विमर्शी संतुलन, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। इन सब की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मूल स्थिति की चर्चा करेंगे, ये क्या है मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन।
इस मूल स्थिति को लोक, होब्स और रूसो है वो बोलते हैं कौन सी अवस्था? प्राकृतिक अवस्था। पहले तो आप ये कल्पना करके देखो कि प्राकृतिक अवस्था क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है। जब तक राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, जब तक समझौता नहीं हुआ है, उससे पहले की अवस्था पहले प्राकृतिक अवस्था है। उसमें संकट आते हैं, लोग समझौता करते हैं और राज्य का, तो समझौते से पूर्व की अवस्था प्राकृतिक अवस्था है। तो अभी न्याय के लिए सामाजिक समझौता हुआ नहीं है, उससे पूर्व की अवस्था को वो क्या बोलता है? मूल स्थिति क्या बोलता है? ओरिजिनल पोजीशन। तो शब्दावली अलग है, ये प्राकृतिक अवस्था ही है ये। तो ये न्याय के नियमों से बनने की पहली अवस्था है मूल स्थिति। ये कैसी अवस्था है? काल्पनिक अवस्था है। कुल मिला के करना कुछ नहीं है, आपको एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए तर्क करना है और तर्क से लोगों को समझाना है। अपन यही तो कर रहे थे, थोड़े पहले तर्क ही तो कर रहे थे कि हर एक समाज जंजीर की तरह होता है जो अपनी कमजोर कड़ी से मजबूत है नहीं होता। ये तर्क ही तो था अपना। ऐसे ही तर्क अपनी रिपब्लिक में कौन करके गया है? प्लेटो करके गया है। ऐसे ही तर्क गांधी जी करते हैं, ऐसे ही तर्क रूसो करता है, ऐसे ही तर्क लोक करता है। तो कुल मिला के तर्क करने हैं। तो ये मूल स्थिति एक काल्पनिक अवस्था है। इस काल्पनिक अवस्था में जो लोग रहते हैं वो सारे लोग क्या हैं? समान हैं। और वो सारे लोग क्या हैं? स्वतंत्र हैं। समान और स्वतंत्र लोग हैं। ठीक है, अब ये समान और स्वतंत्र लोग हैं, ये काल्पनिक अवस्था, इतना ही पूछा जाता है, ओरिजिनल पोजीशन हो गई। अब इस अवस्था में एक और चीज है, वो है अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। शुरुआत में जब इसने अपना पहला लेख लिखा था, जस्टिस एज फेयरनेस, उसमें कहीं भी इसने अज्ञान के पर्दे की चर्चा नहीं की थी। बाद में अज्ञान का पर्दा आया। ये क्यों लाया गया? क्योंकि कुछ लोगों को उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिली है, कुछ लोगों को प्रकृति ने विशिष्ट गुण दिए हैं, कुछ को विशिष्ट रूप से क्या छोड़ दिया है? पीछे छोड़ दिया है। तो इनका हम निपटारा कैसे करें? थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि कुछ लोगों को प्रकृति ने मजबूत किया है, भगवान ही मजबूत करता है, कुछ लोग ऐसे पैदा करता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को संपत्ति और कुछ चीजें कहां मिलती है? जन्म से मिलती है। उनका इलाज क्या है? कुछ लोग जब पैदा होते हैं ना, तो बिना कुछ किए उनको गरिमा मिल जाती है। आपने देखा होगा अपने समाज में, अगर आप जनरल में पैदा होते हैं, इतना ही काम करना है कि उस घर में पैदा होना है। ये पैदा होते ही आपने चाहे कुछ नहीं किया हो, आप क्या है, आपकी गरिमा औरों से क्या हो जाती है? ऊंची हो जाती है। आप जैसे ही आपने कुछ नहीं किया, आप पैदा हुए हो अडानी के घर पे, और पैदा होते ही आप अमीर हो गए हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। तो अब अगर आपको शुरुआत में इन चीजों का पता है ना कि मैं तो गरिमा है मेरे पास, तो मेरे बाप से आई है, मैं तो अडानी का बेटा हूं, मेरे बाप से मेरे पास पैसा है, मैं तो अंबानी का बेटा हूं, या मैं तो फलाने नेता का बेटा हूं, तो वो आदमी कभी भी समझौता करने के लिए तैयार है। क्योंकि समझौते में उसको दो औरों को बराबर मानना पड़ेगा, और वो बराबर मानने के लिए तैयार है। तो उसके आगे क्या डालना पड़ेगा? अज्ञान का पर्दा। इसलिए उसने काय की कल्पना की थी? अज्ञान का पर्दे की कल्पना की थी। अब हम देखते हैं ये अज्ञान का पर्दा क्या है। जॉन रोल्स कहता है कि अज्ञान के पर्दे में कोई भी व्यक्ति ना अपनी विशिष्ट स्थितियों को जानता नहीं है। उसके आगे पर्दा आ गया है। वो ये नहीं जानता कि वो ब्राह्मण है या नहीं जानता वो दलित है, वो ये नहीं जानता कि अमीर है या वो गरीब है, वो ये नहीं जानता कि वो श्वेत है या अश्वेत है, वो ये नहीं जानता कि वो महिला है या वो पुरुष है, और इनसे पैदा होने वाले भेदभावों को वो नहीं जानता। तो अज्ञान के पर्दे में व्यक्ति क्या नहीं जानता और क्या जानता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्या नहीं जानता? कौन अज्ञानी किस किस मामले में है? क्या नहीं जानता? तो ये कहता है कि वो नहीं जानता कि उसकी सामाजिक हैसियत क्या है, उसका स्टेटस क्या है। आप पैदा हुए थे, जानते थे क्या अपनी सामाजिक हैसियत? जैसे जैसे बड़े होने लगे, हमें बताया गया तू लड़का है, तू लड़की है, तू अगड़ा है, तू पिछड़ा है, तू कम पढ़ा लिखा है, तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, तू दिव्यांग है, तू स्वस्थ है। ये सामाजिक हैसियत हम बाद में जानने लगे थे।
वो नहीं जानते कि उनका रंग क्या है, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, ऐसी चीजें नहीं जानते हो। उनका देश कौन सा है, वो ये नहीं जानते कि प्रकृति ने उनको विशिष्ट क्या दिया है, प्रकृति ने विशिष्ट क्या दिया है, ये भी नहीं जानते। वो अपनी झुकावों को नहीं जानते, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं जानते, यानी वो अपने काय को नहीं जानते, झुकाव को। कुछ रूढ़िवादी होते हैं, कुछ उदारवादी होते हैं, कुछ समतावादी होते हैं, कुछ समाजवादी होते हैं, कुछ नारीवादी होते हैं। इन मुद्दों को वो नहीं जानते, अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को वो नहीं जानते। कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक वो होती है, उनका मनोविज्ञान औरों से क्या होता है, अलग होता है। अब ये रूढ़िवाद रही है ना, पैदा नहीं होते, बल्कि आपके क्या होते हैं, इनके प्रति अपने आप के कुछ झुकाव होते हैं जो अपने आप ही पैदा होते हैं। ऐसे झुकाव नहीं रखते आप। तो कुल मिला के वो अपनी हैसियत के बारे में, अपनी निर्जाति के बारे में, जाति, धर्म, लिंग, इनके बारे में, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक झुकावों के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कि मैं कितना का अमीर हूं, मेरे किसके फायदे क्या हैं, अपनी विशिष्टताओं के बारे में वो नहीं जानते कि मैं औरों से आगे कैसा हूं, मैं लंबा हूं, मैं तो गोरा हूं, गोरे लोग अच्छे होते हैं, ये तो आर्य होते हैं, ऐसे बातों को वो नहीं जानते। तो फिर वो जानते क्या है, थोड़ा बहुत मनोविज्ञान जानते, थोड़ा बहुत अपने आस पड़ोस को जानते हैं, छोटी मोटी उनको आर्थिक मुद्दों की, सामाजिक मुद्दों की जानकारी है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को पूर्ण जानकारी नहीं होती उनको। पूर्ण जानकारी अगर सामाजिक और आर्थिक और मुद्दों की, राजनीतिक मुद्दों की होगी तो वो समझौता ही नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा ज्ञान है, उनको समझौता नहीं करने देगा, क्योंकि उनको झुकाव पैदा हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में कैसे झुकाव पैदा होते हैं, तो वो ना छोटा मोटा उनमें मनोविज्ञान है, छोटी मोटी आर्थिक स्थितियों के बारे में जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन ये होते सारे के सारे कैसे हैं, विवेकशील है। विवेकशील वो होता है जो किसके बारे में जानता है, सब हित के बारे में जानता है। अब इन मुद्दों को पहले दम देंगे कि वो जानते तो क्या होता, नहीं जानने के फायदे क्या है। ठीक है, आप ये जानते हैं, एक नियम बनाना है कि जो सभी क्रिकेटर है ना, उनको खाने के लिए क्या मिलेगा, हलवा मिलेगा सभी क्रिकेटर को। तो धोनी से पूछा कि धोनी यार तू साइन करेगा क्या, तो धोनी जानता है कि मैं धोनी हूं और क्रिकेट का कप्तान हूं मैं, और मेरी हैसियत और क्रिकेटर से क्या है, बहुत है, ज्यादा है। बोला हलवे से काम नहीं चलेगा, मैं टांगे साथ में लूंगा, हलवा है इनके लिए जो सामने बैठे हैं, मैं तो विशिष्ट हूं, मेरे लिए हलवा कैसे, मैं तो हलवा नहीं खाऊंगा, कुछ और सामान लाओ साथ में, पार्टी वार्टी, बड़ी पार्टी करेंगे। अब उसको कह दो तू सिर्फ क्रिकेटर है, धोनी नहीं है, तो बोला फिर तो सही है, सबको हलवा मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मजा ही आ गया, सबको बराबर मिल रहा है ना। अगर आप ये जानते हैं, अच्छा एक समाज में समानता का नियम स्थापित करना है कि सारे लोग क्या हैं, समान है। एक व्यक्ति ये जानता है कि वो गोरा है, और एक व्यक्ति वो जानता है कि वो आर्य है, और उससे बोलो कि चलो समाज में एक ऐसा नियम बनाते हैं कि सारे लोग बराबर हैं, तो क्या वो गोरा और वो आर्य है ऐसे समझौता करने के लिए तैयार होंगे क्या, नहीं होंगे कभी भी। तो उनके दिमाग से हटाना पड़ेगा कि तू गोरा है और तू आर्य है। उनके आगे कौन सा पर्दा डालना पड़ेगा, अज्ञान का पर्दा डालना पड़ेगा। एक नियम बनाया गया कि सब, एक अच्छा नियम क्या होता है कि सबकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। एक व्यक्ति को पता था कि वो खरबपति है, तो बोला मैं ऐसी किसी नियम पे साइन नहीं करूंगा, मेरे तो बेसिक नीड्स पूरी है, मैं तो पहले ही खरबपति हूं, बेसिक नीड्स इनकी पूरी नहीं हो रही, ये अपना जाने, मैं तो एक भी पैसा इनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं दूंगा। तो वो कभी भी समझौता नहीं करेगा। वो समझौते तभी करेंगे जब उनकी इन सब चीजों को बुला दिया जाए। तो कौन सा पर्दा लाया जाता है, उनकी विशिष्ट हैसियत को बुला के ही वो समझौता करेंगे। उनका दिमाग साफ हो जाएगा कि हम सब क्या हैं, बराबर है, तभी वो समझौता करेंगे। अगर उनको ये पता रहेगा कि मैं गोरा हूं, मैं तो पुरुष हूं, अच्छा एक समाज में नियम बनाना है कि सबको ना मौके बराबर मिलेंगे,
सेना में सबकी भर्ती बराबर होगी, लेकिन एक पुरुष जानता है कि वो औरों से मजबूत है और वो पुरुष है, उसमें बहुत ज्यादा बल है, तो क्या वो इस नियम को मानेगा? क्या वो बोला मैं ऐसा कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं तो पहले से मिलिट्री के अंदर शामिल होने सबसे योग्य हूं, इनके नंबर ही नहीं आने दूंगा मैं तो वो कभी भी समझौता नहीं करेगा। उसको बुला दो कि वो शक्तिशाली है, वो विशिष्ट है, वो औरों से आगे है, ये सारी चीजें बुलानी पड़ेगी। अच्छा, एक समझौता करना, एक व्यक्ति पहले ही है, उसके झुकाव है, वो रूढ़िवादी है और उसके दिमाग में क्या घुसी हुई है? रूढ़िवादिता। एक समाज में ये नियम बनाना है कि श्रेणीबद्ध समाज नहीं अन्याय पैदा करता है, तो समाज में सारे लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक व्यक्ति जिसकी विचारधारा रूढ़िवादी, वो समझौता कर लेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में पहले क्या घुसी हुई है। तो उसके आगे क्या डालना पड़ेगा? क्या? तो मूल स्थिति में जो लोग होते हैं, अगर उनसे सही समझौता करवाना है, निष्पक्ष समझौता करवाना है, तो क्या डालना पड़ेगा? अज्ञान का पर्दा। अब देखते हैं, हम कह रहे हैं बार बार न्याय किस रूप में? निष्पक्षता के रूप में। आपको जो भी समझौता करके न्याय के नियम बनाने हैं, उनका झुकाव किसी की साइड है, वो किसी की पक्षधरता नहीं करेंगे, बल्कि सबके साथ न्याय के नियम कैसा व्यवहार करेंगे? निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। ये निष्पक्ष व्यवहार कब होगा? न्याय निष्पक्षता के रूप में कब आएगा? जब आप अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों को भुला देते हो। अगर आप जानते हो कि आप अमीर हो, आप जानते हो कि आप पुरुष हो, आप जानते हो कि आप ब्राह्मण हो, आप जानते हो कि आप आर्य हो, तो आप न्याय के नियमों को अपने पक्ष में झुकाने का प्रयास करोगे और कभी भी निष्पक्ष नियम नहीं बनने दोगे। जबकि हमें न्याय के नियम क्या बनाने हैं? अन्याय तभी होगा जब न्याय के नियम क्या होंगे? निष्पक्ष होंगे। तो अगर आप ये चीजें जानते तो आप निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। आप कहेंगे ना मेरे पक्ष में ज्यादा बनाओ। अच्छा, अब एक नियम बनाना है कि सब लोगों की गरिमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वो किसान हो, और चाहे वो आदिवासी हो, और चाहे वो दलित हो, सबकी गरिमा बराबर होनी चाहिए। जैसे ये सारे लोग बैठे कि चलो समान गरिमा का नियम बनाते हैं, क्योंकि समाज में न्याय लाने के लिए गरिमा की क्या होनी चाहिए? समानता। एक ब्राह्मण जानता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो क्या वो इस नियम को स्वीकार करेगा? क्या वो बोला आ जाओ नियम बना लेंगे, नियम बनाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी गरिमा औरों से थोड़ी सी क्या रखना, क्योंकि मेरे पूर्वज और हम हजारों लाखों सालों से ऐसी गरिमाएं देखते आए। राजपूत भी स्वीकार नहीं करेगा, किसान भी स्वीकार नहीं करेगा, दलित कहेंगे मैं स्वीकार करता हूं, हमारी गरिमा क्या होनी चाहिए? समान। बाकी तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो फिर न्याय के निष्पक्ष नियम नहीं बन पाएंगे, इनका झुकाव किसी की साइड हो जाएगा। अन्याय कहां से पैदा होता है? जब कोई कानून बनता है उसका झुकाव किसी विशिष्ट साइड में होता है, तब गड़बड़ होती है। तब न कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि फला सरकार अडानी और किसकी है? अंबानी की है। तो इसका मतलब वहां वितरण के और न्याय के नियम निष्पक्ष नहीं है, उनका झुकाव किसी विशिष्ट पक्ष की ओर है। तो न्याय के निष्पक्ष नियम तभी बनेंगे जब मूल स्थिति में रहते हुए लोगों के आगे कौन सा पर्दा डाल दिया जाए? अज्ञान का पर्दा। अगर आप अपनी सामाजिक हैसियत, अपने रंग, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, लिंग, विशिष्ट स्थिति, अपनी शक्ति, शारीरिक बल, इन चीजों को जानते हैं, तो कभी भी आप नियम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप कहेंगे नियमों में भेदभाव करो, मुझे औरों से क्या मानो? आगे मानो। श्वेत कहेगा ना मैं तो ये नियम नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी गरिमा तो पहले ही ज्यादा है, तो मैं तो अश्वेतों के साथ अपनी गरिमा नहीं बांटूंगा। ऐसे करो, नियम बना लो, लेकिन मेरी गरिमा ज्यादा रखो और औरों की गरिमा कम रखो। तो इसका मतलब तो अन्याय है, निष्पक्ष न्याय नहीं। ये था, हमने कौन सा पर्दा देखा? अज्ञान का पर्दा। वेल ऑफ इग्नोरेंस की जरूरत क्या है? इसकी क्यों जरूरत पड़ती है बताओ? इतना ही बता दो मुझे। तो न्याय के निष्पक्ष नियम बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अज्ञान के पर्दे की। अगर हम अपनी विशिष्टताओं के बारे में जानेंगे तो कभी भी न्याय के निष्पक्ष नियम नहीं बनाएंगे। हम कहेंगे कि हमारे पक्ष में ज्यादा बनाओ और औरों के पक्ष में कम बनाओ। फिर धोनी कहेगा मेरे को और क्रिकेटरों से ज्यादा सुविधा दो। फिर अडानी अंबानी कहेंगे हमें पैसा औरों से ज्यादा दो। तब फिर भारतीय पुरुष कहेंगे हमें महिलाओं से अधिकार है, ज्यादा दो। फिर उच्च जाति वाले कहेंगे हमें दलितों से अधिकार है, ज्यादा दो। तो ये होगा। इसलिए उनके आंखों के आगे अज्ञान का पर्दा डालना। अब वो नहीं जानते कि उनकी हैसियत क्या है, इसलिए वो समझौता कर ले। अब हमने देखा कि
ये जो मूल स्थिति के लोग हैं, जो एक काल्पनिक स्थिति में रह रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन में रह रहे हैं, अभी हमें एक अच्छा समाज बनाना, एक न्यायी समाज बनाना, एक आइडियल सोसाइटी बनानी है। अभी हम चल रहे हैं, आइडियल स्थापित हुई नहीं है। हम अभी कौन सी स्थिति में है? मूल स्थिति में। हमारी आंखों के आगे क्या डाल दिया गया है? पर्दा। पर्दा डाल दिया है। तो अब इस मूल स्थिति में रहने वाले लोग कैसे हैं? विवेकशील है। ये आपस में वार्ता करते हैं, और वार्ता करके और क्या करते हैं? सामाजिक समझौता करते हैं। उस समझौते से क्या निकल के आता है बताओ? न्याय के नियम निकल के आते हैं। समझौता किया जाता है न्याय के नियमों के लिए। तो कौन करता है? विवेकशील वार्ताकार। अब विवेकशील वार्ताकार पे आ जाते हैं। ये कौन है? रैशनल है ये। एक होता है रैशनल, एक होता है इगोस्टिक, और एक होता है दयालु। तीन प्रकार के लोग होते हैं। रैशनल वो होता है जो किसको जानता है? स्वहित को जानता है, वो रैशनल होता है। वो जो अपने हित को जानता है अच्छी तरह से, वो रैशनल होता है। तार्किक होता है। क्या होता है? विवेकशील होता है। तो प्राकृतिक अवस्था में जो लोग हैं ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, इस पोजीशन में, मूल स्थिति में, वो लोग भोले, अज्ञान के पर्दे में रहते हुए वो जानते हैं कि हमें ऐसे नियम बनाने जिससे हमें क्या हो? फायदा हो। ठीक है, हमें फायदा हो, ये जानते हैं। वो किसके बारे में जानते हैं? सभी तरह। दूसरे होते हैं इगोइस्टिक लोग। इगोइस्टिक लोग दो तरीके से चीजों को नापते हैं। वो सभी हित तो देखते ही देखते हैं, इसके साथ ये भी देखते हैं कि दूसरे को क्या मिला। विवेकशील वार्ताकार को इससे मतलब नहीं होता कि दूसरे को क्या मिला, उसको ये पता है कि मैं संतुष्ट हूं। दूसरे को क्या मिला इससे उसके दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब आ गया दिक्कत कहां पैदा होती है। अब ये बताओ, होब्स का जो समझौताकार है उसके साथ दिक्कत क्या है? उसके साथ दिक्कत ये है कि उसमें क्या है? इगोइज्म है। हमने देखा था जो इसका आदमी है, मैकियावेली का आदमी, उसमें भी क्या है? अच्छा, होब्स का आदमी कहता अच्छा मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, और वो क्या खा रहा है? रसगुल्ले खा रहा है। तो वो दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, और एक बुरी स्थिति पैदा होती है, क्रूर स्थिति पैदा होती है, क्षणभंगुर स्थिति पैदा होती है। ये कहता है रैशनल है, लेकिन होब्स के आदमी की तरह वो इगोइज्म उसमें नहीं है। ये वार्ताकार जो वार्ता करेंगे, जो विवेकशील लोग हैं, ये होब्स वाले नहीं है, बल्कि कैसे हैं? ये रैशनल लोग है, तार्किक लोग है। ये दयालु भी नहीं है। दयालु वो होता है चल यार तेरे को दिया, ये बोला। दयालुता से न्याय की स्थापना नहीं होती। गांधी जी कैसे स्थापना करना चाह रहे थे? गांधी ने गलती क्या कर रहे थे? गांधी गलती कर रहे थे, वो उम्मीद कर रहे थे कि ये जो अमीर हैं ये क्या हो जाएंगे? दयालु। वो कहते रहे ये तुम्हारे ही भाई हैं जो गरीब हैं, तो अरे सेठ हो तुम इनको कुछ दे दो। तो दयालुता जब तक गांधी का प्रभाव था तब तक वो सेठ दयालु थे, और जैसे गांधी का प्रभाव हुआ सेठों की दयालुता खत्म हो गई। ये बिड़ला बड़ला सारे पता नहीं कहां चले गए। तो दयालुता से कभी भी नियम नहीं बनते। एक बार अच्छाई आ सकती है दयालुता से, लेकिन अगर स्थायी रूप से अच्छी चीजें लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तार्किक होना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे। आप देखेंगे कि ये जो थोड़े से विकसित टाइप के देश है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है, लोग अपराध नहीं करते, चोरियां नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, वो क्यों नहीं करते ऐसा? वो इसलिए नहीं करते कि वो क्या है? रैशनल है। उनको पता है मैं भ्रष्टाचार करूंगा वो भी करेगा और वो भी करेगा, तो सारे समाज में क्या फैल जाएगा? भ्रष्टाचार। वो दयालु भावता से नहीं करते। एक सरकारी कर्मचारी है, अपने यहां सरकारी कर्मचारी है, अगर वो बाई चांस भी अगर है वो थोड़ा सा ईमानदार, तो उसके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है कि मैं औरों पे क्या कर रहा हूं? दया कर रहा हूं, मैं ईश्वर तुल्य हूं, मेरे को लोग पूछना चाहिए, मेरे को पुरस्कार मिलने चाहिए। जैसे वो एक हरियाणा वाला ना, वो बार बार कह रहा है, जो क्या नाम है उसका, मेरे को 50 बार मेरे ट्रांसफर कर दिए। हाँ, खेम का। तो वो उसमें कौन सी प्रवृत्ति हावी है? दयालुता की प्रवृत्ति। अगर उसको सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो दयालुता छोड़ देगा वो तो आदमी तभी
लंबे समय तक सही रह सकता है जब वो क्या हो, रैशनल। उसमें बुद्ध तार्किक रूप से जब सोचते हैं ना, वही लोग रैशनल होते हैं। दयालुता लंबे समय तक नहीं चलती। तो इगोइज्म भी खतरनाक है और दयालुता भी। तो न्याय के नियम बनाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, विवेकशील होना पड़ेगा। अच्छा, अब एक भिखारी है, वो गरीब है और आपके पास पैसा है, तो उसकी गरीबी दूर करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये कहो, अरे यार बेचारा भिखारी, इसको कुछ देते हैं। और कल को वो भिखारी आपसे लेके तन के खड़ा हो गया था, तो आप, अच्छा बेटे मेरे से ले रहा था, माहौल बना रहा है, वापिस छीनो इससे, तो आपकी दयालुता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक आपने तर्क किया कि यार मैं अमीर हूं और ये गरीब है, और ये एक चेन है जो समाज है, अगर इसके पास भी पैसा आ जाएगा ना तो ये भी सुखी हो जाएगा, तो इसके सुखी होने से ये मेरे घर पे मांगने नहीं आएगा, तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। तो इसने इसके लिए क्या किया था, तर्क किया था। तो अच्छा, तर्क स्थायी रहता है, दयालुता स्थायी। जबकि न्याय के नियम है वो स्थायी नियम बनाने हैं, इसलिए दयालु होने की जरूरत नहीं है, इगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या होना पड़ेगा, विवेकशील होना पड़ेगा। विवेकशील का तात्पर्य दयालु होना नहीं होता। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये विवेकशील वार्ताकार है। अब ये विवेकशील वार्ताकार तार्किक हैं, विवेकशील हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, समान हैं, और ये सारे के सारे न्याय के नियमों पे चर्चा करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। देखिए समझौता कैसे लोगों में होता है, जब लोग समान हो और जब लोग स्वतंत्र हो। कुछ लोग हैं वो परतंत्र हैं और न्याय के नियमों में भाग नहीं ले पा रहे, तो बताओ न्याय के नियम बनेंगे वो किन लोगों के पक्ष में बनेंगे, जो स्वतंत्र है उनके पक्ष में। तो सब लोगों को न्याय के नियम बनाने के लिए क्या है, सारे स्वतंत्र है। वैसे ही जैसे सारे लोग रूसों की सामान्य इच्छा में भाग लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो विवेकशील वार्ताकार विवेकशील होते हैं, समान होते हैं, और क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब ये विवेकशील वार्ताकार क्या करते हैं, आपस में वार्ता करके और आपस में क्या करते हैं, एक सामाजिक समझौता करते हैं। ये सामाजिक समझौता करते हैं, तो इस सामाजिक समझौते में क्या समझौता करते हैं भाई, देखो समझौता करते हैं तो उसकी कुछ क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ लाइनें होती हैं जिन मुद्दों में आप समझौता करते हो। जैसे दो पति पत्नी झगड़ लिए, तो किस मुद्दे में समझौता करेंगे, तो वो लिखेंगे पहली लाइन कि आज के बाद हम घर में शांतिपूर्वक रहेंगे। दूसरी लाइन के हम कभी भी विवाद की शुरुआत नहीं करेंगे। तीसरा लिखेंगे कल को विवाद हो भी गया तो हम इसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे। चौथा ये लिखेंगे विवाद हो भी गया तो इतना नहीं बढ़ाएंगे कि मार पिटाई की आदत वो परिस्थिति। ऐसे करके कुछ मुद्दों पे क्या करते हैं आपस में, कुछ नियमों पे, कुछ कानूनों के ऊपर या कुछ चीजों पे वो समझौता करते हैं। ऐसे ये लोग भी क्या करते हैं, विवेकशील वार्ताकार समझौता करते हैं। ये क्या समझौता करते हैं, ये कहता है कि अगर समाज को सुखी बनाना है, समस्त लोगों को सुख देना है, तो हमें कुछ प्राथमिक वस्तुएं जो बराबर मात्रा में बांटनी है। तो ये विवेकशील वार्ताकार कौन सी वस्तुओं को बांटने के लिए समझौता करते हैं, प्राथमिक वस्तुएं। आप देखेंगे थोड़ी देर में कि वास्तव में मुद्दा यही है और कोई मुद्दा नहीं है, सारा घूम फिर के मुद्दा यहां आएगा। अब आया कि ये प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी गुड्स क्या होती है। तो रोल्स कहता है कि प्राइमरी गुड्स दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सोशल प्राइमरी गुड्स, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, और एक होती है प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं। ये दो प्रकार की होती है। ये कहता है कि जो विवेकशील वार्ताकार मूल स्थिति में रहते हुए, अज्ञान के पर्दे के पीछे रहते हुए क्या चीजें बांटेंगे, प्राथमिक वस्तुएं बांटेंगे। अब देखें प्राथमिक क्या बांटते हैं ये, लेकिन ये प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं नहीं बांटते, बल्कि कौन सी बांटते हैं, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं बांटते हैं। प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं होते हैं रंग, प्राकृतिक प्राथमिक वस्तु होती है स्वास्थ्य, ये होती है बुद्धि। तो रंग, स्वास्थ्य, बुद्धि, लंबाई चौड़ाई, सुंदरता, ये बांटी जा सकती है क्या, ये बांटती नहीं है, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। इनके लिए कोई नहीं कह सकता, देख दोस्त
मैं हूं अश्वेत, न्याय के लिए जरूरी है कि तू मुझे थोड़ा सा तेरा श्वेत रंग किसको दे दे, मुझे दे दे। वो फेयर एंड लवली तो दे देगा, रंग नहीं दे पाएगा। तो वो न्याय बुद्धि का बंटवारा नहीं हो सकता, बुद्धि बांटने के लिए थोड़ी है। अन्याय इनके लिए नहीं है, लंबाई चौड़ाई रंग स्वास्थ्य सुंदरता, ये इनके लिए नहीं है मुद्दा। विवेकशील वार्ताकार कौन सी वस्तु में बांटते हैं, सामाजिक, ये अन्याय पैदा करती है। ये जरूर याद रखना, ये कौन सी होती है, ये होती है अधिकार व स्वतंत्रता। देखिए एक समाज में तभी आनंद और न्याय होगा जब वहां लोगों को अधिकार मिले हों और क्या मिली हो, स्वतंत्रता है। दूसरा है उनको आय हो और क्या हो, संपदा हो। तीसरा है उनको अवसर मिले और क्या मिले, चलो अवसर क्या हुआ, सॉरी माफी चाहूंगा, शक्तियां व अवसर मिले, और एक और चीज मिले उनको, गरिमा मिले। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, ये तो सबको ही मिलनी चाहिए, चाहे वो श्वेत हो अश्वेत हो, छोटा हो बड़ा हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, ये तो मूल तत्व है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या है, साध्य है। प्रत्येक व्यक्ति साध्य है तो किसी की गरिमा कम और ज्यादा नहीं हो सकती, सब लोगों की गरिमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो सबके लिए समान है वो क्या है, गरिमा है। ये नहीं है कि श्वेत है उसकी ज्यादा पूछ हो, उसका स्टेटस सिंबल बड़ा हो, और जो अश्वेत हो उसका स्टेटस सिंबल क्या हो, कम हो। सबकी गरिमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक, अब आ गया अधिकार स्वतंत्रताएं, आय संपदा अवसर और शक्तियां और गरिमा। अब ये बताओ ये किसकी विशेषता होती है, अधिकार और स्वतंत्रताएं, अवसर और शक्तियां और गरिमाएं, ये उदारवाद की विशेषता होती है। और आय और संपदा ये समाजवाद की, दोनों चीजें आ गई। ये तो है कौन सा न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय, और ये कौन सा न्याय, तो आपको स्वतंत्रताएं मिले, अधिकार मिले, अवसर मिले आगे बढ़ने के, आपके पास पैसा भी हो, तो अब आपको सुखी जीवन में यही तो चीजें चाहिए। आप दुखी, चीन के लोगों के दुख क्या है बताओ, इनमें से बताओ। उनके पास आय और संपदा तो है लेकिन अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं है। अमेरिका में या और जो देश है विकसित देश, वहां अश्वेतों के साथ क्या संकट है, आय और संपदा का। दूसरा संकट कौन सा है, गरिमा का संकट। भारतीय समाज में कौन से संकट है, भारतीय समाज में बड़े जो संकट है वो देखो, बड़ा संकट है, सबसे बड़ा संकट है आय और संपदा का। फिर संकट आता है सब लोगों को अवसर और शक्तियां बराबर है नहीं मिलते, और तीसरा बड़ा संकट कौन सा है, गरिमा का। अधिकार स्वतंत्र है, फिर भी हमें स्वतंत्रता के बाद 47 के बाद मिल गई है कुछ हद तक, लेकिन ये संकट है। तो हर एक समाज में अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत न्याय की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इनको हम कौन सी वस्तुएं बोलते हैं। अगर आपको जीवन को ठीक ठाक सा चलाना है तो कुछ बेसिक चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, ये 6 चीजें बेसिक चीजें होती है। तो इन चीजों को वो कौन सी चीजें बोलता है, प्राइमरी। ये तो सबको मिलनी चाहिए। अगर ये सबको सही मात्रा में मिल गई ना, पर्याप्त मात्रा में, तो वो समाज कैसा हो जाएगा, न्यायी हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, सारे विवेकशील वार्ताकार हैं, ये इन चीजों को आपस में बांटते हैं, आपस में बांटते हैं। तो ये चीजें सही और बराबर मात्रा में बांटती है। बताओ क्यों, क्योंकि वेल ऑफ क्या है, इग्नोरेंस। वो जुआ नहीं खेलते। अच्छा, आपको कितनी चीजें बांटनी है, 100 रुपए बांटने हैं, और कितने आदमियों में बांटने हैं, 10 आदमियों। एक आदमी ये कह रहा है कि देखिए ये 100 रुपए है ना, मैं सारे के सारे मैं लूंगा। कौन कौन हूं मैं, अडानी हूं। एक, चलो और दे, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। इसको बांटने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि लॉटरी खेली जाए, जुआ खेला जाए, जो जीतेगा रुपए उसके। एक तरीका तो ये है।
लॉटरी एक के निकलेगी। दूसरा तरीका यह है कि सबको समान मात्रा में दिया जाए। तो रुपए 100 पड़े हैं, अरे वो सामने 10 आदमी बैठे हैं जो विवेकशील वार्ताकार है, बताओ वो क्या करेंगे? वो लॉटरी पे राजी होंगे या वो समान मात्रा पे राजी होंगे? उनको पता है कि लॉटरी नहीं लगी तो कितने रुपए मिलेंगे? 0। इससे अच्छा है कि हम इस मुद्दे पे तैयार हो जाए कि सबको समान मिले, तो 10 रुपए तो कम से कम मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि लॉटरी की गारंटी नहीं होती कि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो ये है कि आप इसमें जो भी नियम डिसाइड होते हैं वो सोच समझकर डिसाइड किए जाते हैं। जुआ नहीं खेला जाता, लॉटरी नहीं लगाई जाती। तो आप जानते हैं कि न्याय के नियमों में सब चीजें सब लोगों को समान मात्रा में मिलनी चाहिए। तो जो विवेकशील वार्ताकार जब समझौता करेंगे तो वो फिर सबके लिए बराबर होगा या कुछ को कम देगा, कुछ को ज्यादा देगा? सब लोगों को क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि मैं विशिष्ट हूं, मैं अगड़ा हूं, या मैं श्वेत हूं, या मैं पुरुष हूं, ऐसे कुछ नहीं जानते, या मैं फलां देश का हूं। इसलिए सबको प्राथमिक वस्तुएं बराबर मिलती है। ठीक, ये थी कौन सी वस्तु है? प्राथमिक वस्तु। अब ये पूछते प्राथमिक वस्तुएं कौन है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? और ये गरिमा का विचार इसने कहां से लिया है? ये कांट से लिया है। ठीक, यहां तक हम पहुंच गए। अब हम एक और मुद्दा देखते हैं, वो है बुनियादी संरचनाएं। बेसिक स्ट्रक्चर्स। कई बार आता है जो संस्थाएं सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का बंटवारा करती है वो कौन सी संरचनाएं होती है? बुनियादी संरचनाएं। ठीक है, धर्म, जाति, दल, संसद, समूह, नागरिकता, ये सारी चीजें, बाजार, और कोई याद आ जाएगा तो कर लें। ये सारी चीजें क्या बांटती है बताओ? प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं बांटती है। ठीक है, देखते हैं बाजार कौन सी प्राथमिक वस्तुएं बांटता है? आय और संपदा बांटता है बाजार। संसद क्या बांटती है? अधिकार और स्वतंत्रता बांटता है। जाति और धर्म क्या बांटते हैं? गरिमा बांटते हैं। ये आपने देखा होगा कि पादरी की गरिमा ज्यादा होती है और जो धोख मारने आता है उसकी गरिमा कम होती है। तो धर्म और जातियां गरिमा बांटते हैं। अपने यहां भी गरिमा का बंटवारा कौन सी संस्थाओं ने किया है? धर्म ने और जातियों ने किया है। हमारा समाज न्यायी समाज है, अन्यायी समाज है? अन्यायी समाज है। न्यायी समाज में तो सारे लोग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जिनकी सबकी गरिमा क्या होती है? हमने देखा कि यहाँ अपने समाज तो बहुत हायरार्कियल, इतना हायरार्कियल समाज कहीं मिलता भी नहीं है। थोड़े बहुत प्रयास गुरु नानक ने जरूर किए थे, जब सबको एक थाली में रोटी खिलाते हैं वो। बाकी तो हम एक दूसरे के यहाँ रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं रखते। इतने भारी हायरार्कियल है। बताओ क्यों है हमें से? क्योंकि हमारी आंखों के आगे ज्ञान का पर्दा नहीं है, इसलिए हमें से। तो ये बुनियादी संरचनाएं हैं। बुनियादी संरचनाएं परिभाषित करो। बुनियादी संरचनाएं, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है? वो संरचनाएं जो सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का बंटवारा करती है उनको हम क्या बोलते हैं? बुनियादी संरचनाएं कहते हैं। ठीक, अब आ गया एक और मुद्दा करते हैं, वो है विमर्शी समत्व। समत्व होता है समान, इक्विलिब्रियम। तो समय अनुकूल सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं बदलती रहती है। मूल अवस्था, ओरिजिनल पोजीशन बदलती रहती है। अन्याय के नए नए रूप सामने आते जाते हैं। भारतीय समाज जो 70 साल पहले था आज वैसा नहीं। 70 साल पहले जो झगड़ा था वो था पुरुष और एक समझ लेते मैं किस में था? महिला में। जैसे ही समाज आगे बढ़ा, हम धीरे धीरे शिक्षित होते गए, तो एक मुद्दा और जुड़ गया, वो है थर्ड जेंडर, जिसको हम कौन सा लिंग बोलते हैं? तृतीय लिंग। थर्ड जेंडर आ गए।
फिर एक और आगे गे आ गए, और कौन आ गए? लेस्बियन आ गए। तो क्या न्याय के नियम जो हमने महिला पुरुष समानता के 70 साल पहले बढ़ाए थे, आज वो चल जाएंगे क्या? आज तो नहीं चलेंगे। आज थर्ड जेंडर भी क्या मांग रहे हैं? अधिकार, स्वतंत्रताएं और गरिमा मांग रहे हैं, उनको देनी पड़ेगी। तो हमें फिर मुद्दों पे बैठना होगा, विमर्श करना होगा, और वापस समत्व यानी बराबरी लानी होगी। तो नियम क्या एक बार डिसाइड होते हैं क्या? न्याय के नियम नहीं होते। आवश्यकता अनुसार सामाजिक वस्तुओं की मांग अलग तरीके से बढ़ती है, मूल स्थिति बदलती जाती है, लोग नई चीजों की अपेक्षा करने लगते हैं, या प्राथमिक वस्तुएं अनबैलेंस्ड होने लगती है, नए दावेदार उभर आते हैं, तो न्याय के नियम भी नए बनाए जाते हैं। फिर वही काम वही करना पड़ेगा, वही अज्ञान का पर्दा डालना पड़ेगा, वही निष्पक्ष नियम बनाने पड़ेंगे, जस्टिस एज फेयरनेस। तो आप जो संतुलन बनाते हैं वो बताओ कैसे बनाते हैं? एक बार न्याय के नियम बन गए हैं तो क्या वो निरपेक्ष है क्या, शाश्वत है क्या? नहीं है। आपको फिर विमर्श करना पड़ेगा बदलते अनुसार, और उनको में आपको वापस फिर समानता लानी पड़ेगी, बदलाव लाने पड़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? विमर्शी समत्व बोलते हैं। तो ये शब्दावली आती है, विमर्शी समत्व। बुनियादी संरचनाएं, प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं, विवेकशील वार्ताकार, अज्ञान का पर्दा और मूल स्थिति। अब आपको ये टिप्स के ऊपर है, 1 सेकंड में बता दोगे मूल स्थिति क्या होती है? प्राकृतिक अवस्था के तुल्य काल्पनिक अवस्था, वो जिसमें अभी भी समझौता हुआ नहीं है, न्याय के नियम निर्धारित है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? जिसमें लोग रहते हैं वो सारे समान और क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हम जो नियम बनाएंगे वो कैसे होंगे? निष्पक्ष होंगे। निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि आपकी पुरानी चीजों को भुला दिया जाए, आपके मस्तिष्क को साफ कर दिया जाए। अगर आप में भाव अहम होगा, घमंड होगा, पुरानी चीजें याद होगी, तो कभी भी आप निष्पक्ष नियमों के लिए राजी नहीं होंगे। औरों से ज्यादा बड़ा हिस्सा मांगोगे तो समानता स्थापित नहीं होगी। ऐसे में समझौता ही नहीं होगा, और समझौता होगा भी तो अन्यायी समझौता होगा, वो उसमें न्याय नहीं होगा। कईयों को ज्यादा मिलेगा और कईयों को, इसलिए अज्ञान का पर्दा आवश्यक है। अज्ञान के पर्दे में क्या भूलते हैं और क्या जानते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आगे, इस अज्ञान के पर्दे के पीछे कौन बैठे हुए हैं? विवेकशील। वो नैतिकता के आधार पे काम नहीं करते, बल्कि दयालुता के आधार पे भी काम नहीं करते, बल्कि रैशनल तार्किक रूप से काम करते हैं। वो उसमें एक अच्छी बात है कि उनको इगोइज्म नहीं, वो खुद का हिस्सा मांगते हैं, औरों को क्या मिला उनसे मतलब नहीं। अब ये जो विवेकशील वार्ताकार है, ये बताओ सही समझौता क्यों करेंगे? ये जुआ क्यों नहीं खेलते? कि ये कहता है कि आप एक मुद्दे को समझो। एक आदमी से कहा गया कि तू ये केक है, इसको सबको बांट, और उस आदमी को ये नहीं पता कि मुझे केक का कौन सा टुकड़ा मिलेगा, इसलिए वो सब लोगों को क्या बांटेगा कि बराबर टुकड़े कर लो भाई, तो बराबर बांटेगा सबको। अगर वो कहेगा कि पहले उसको अगर ये पता चल गया कि मेरे को तो बड़ा टुकड़ा मिलने वाला है, तो वो कभी भी टुकड़े बराबर नहीं बांटे। तो बांटने वाले को कभी पता ये नहीं होना चाहिए कि तेरे को कौन सा टुकड़ा मिलेगा, इसलिए वो क्या कहेगा, कैसे टुकड़े कर लो, सारे बराबर मिल लो। कई बार क्या होता है कि वो बांटता बांटता और अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता, ये भी तो हो सकता है। तो वो क्या कहता है बांटने से पहले? क्या कहता है बताओ? बांटने से पहले कहता है कि टुकड़े क्या कर लेते हैं, बराबर, लोग गिन लो कितने हैं, बराबर टुकड़े कर लेंगे। उसको पता है कि बराबर टुकड़े करेंगे तो मुझे कुछ ना तो हिस्से में जरूर आएगा। तो ये है कि केक बांटने वाले को तब वो निष्पक्ष नियमों के लिए तैयार होता है, वरना वो तैयार नहीं होगा। ठीक है। फिर हमने प्राथमिक वस्तुएं की, कितने प्रकार की होती? कौन सी? सामाजिक और, बताओ ये कहां से आई ये मुद्दा, सामाजिक और प्राकृतिक कहां से आया? रूसो से। रूसो 2 बातें करता है, वो पता है कि असमानताएं 2 प्रकार की होती है, प्रकृति प्रदत्त और समाज प्रदत्त। कभी भी व्यक्ति उन असमानताओं से असंतुष्ट नहीं होता जो प्रकृति प्रदत्त होती है, बल्कि उनसे असंतुष्ट होता है जो समाज प्रदत्त होती है, वहां से है। ठीक है। फिर बुनियादी संरचनाएं देखी जो आपको याद है, और फिर हमने कहा कि चर्चा की विमर्शी समताओं की। अब हम एक बहुत ही मजेदार चीज करेंगे कि न्याय की जो अवस्थाएं है ना, वो कैसे आगे बढ़ती है। तो न्याय की 4 अवस्थाएं हैं। रोल्स कहता है न्याय की अवस्थाएं कितनी है? 4 स्टेजेस। अवस्थाएं ये नहीं है तो स्टेजेस आ जाओ।
ये 4 है। सबसे पहले होती है कौन सी स्थिति? मूल स्थिति। फिर उस मूल स्थिति में एक बुलाया जाता है संवैधानिक सम्मेलन। इस संवैधानिक सम्मेलन में बनाए जाते हैं न्याय के नियम। और चौथी है कि फिर न्याय के नियमों को लागू करना है। ऐसे ही तो होता है, मतलब कोई चीज ऐसी होती है, पहले मूल स्थिति है, फिर इस मूल स्थिति से उबरने के लिए लोग विवेकशील वार्ताकार क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं कि मूल स्थिति से बाहर आते हैं। फिर वो क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं और फिर नियमों को लागू करते हैं। मूल स्थिति है, लोग इकट्ठे होते हैं, नियम बनाते हैं और नियमों को लागू करते हैं। तो फिर जॉन रॉल्स बोला कि ये पोजीशन आप एक कहां से प्रेरित है? ये सारी चीजें तो यूएस से प्रेरित है। यूएस में 1776 से पहले की जो स्थिति थी, जो शोषणकारी स्थिति थी, जिसमें अंग्रेज अमेरिकन का शोषण कर रहे थे, वो कैसी थी? ये मूल स्थिति थी। फिर उन लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1787 में फिलाडेल्फिया का क्या बुलाया? सम्मेलन बुलाया संविधान लिखने के लिए। फिर उन लोगों ने क्या किया? 1789 में 2 साल में संविधान लिख दिया और फिर 1791 में संविधान को लागू कर दिया। अगर भारत में देखना चाहें तो बताओ, क्या भारत में न्याय की जो स्थापना हुई वो कितने चरणों से गुजरी? 4 चरणों से। मूल स्थिति 47 कह लो या ये कह लो, जब तक संविधान सभा नहीं बनी थी उससे पहले की स्थिति कौन सी स्थिति है? मूल स्थिति है। हम अंग्रेजों से झगड़ रहे थे कि हम हमारे समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसके लिए नियम कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। अब बताओ कि जो ये रोल्स के न्याय में जो सिद्धांत के नियम बनते हैं, कौन बनाते हैं? सारे लोग बनाते हैं, सारे समान लोग हैं, सारे स्वतंत्र लोग हैं, सारे बनाते हैं। अब हम हमारे नियम बनाने के लिए क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। तो ये कब मान लो आप, ये कौन सी तारीख थी? वो 9 दिसंबर 1946 से पहले की स्थिति, वो स्थिति थी। फिर 9 दिसंबर के बाद की जो स्थिति है, जब हमने इससे पूर्व की स्थिति देखो, इससे पूर्व की स्थिति वो थी। फिर 9 दिसंबर 1946 से कौन सी स्थिति हुई? हमारा संवैधानिक सम्मेलन हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर से। फिर ये पूरा कब हुआ? ये मान लो कि बड़ा 26 नवंबर को पूरा हो गया और 26 जनवरी को लागू हो गया। तो हम भी कितने चरणों से गुजरे? 4 चरणों से। तो ये कहता है कि न्याय की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती है? 4। पहले मूल स्थिति होती है, फिर विवेकशील वार्ताकार आपस में मिलते हैं, न्याय के नियम बनाते हैं और फिर नियमों को लागू करते हैं। तो ये 4 स्थितियां थी। आज इतनी स्थितियां आएगी, कल आज पूरा नहीं होगा। कब पूरा करेंगे? कल पूरा करेंगे। आज इतना ही ठीक है। जॉन रॉल्स, हमने पुस्तकें की। सामाजिक पुनरुत्थान का पिता था। इसके बारे में नोजिक ने क्या कहा, विल किमलिका ने क्या कहा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि न्याय क्या है। आप बताओ क्या है न्याय? सामाजिक समाज का प्रथम सद्गुण है। न्याय एक सहयोगात्मक चेष्टा है और न्याय एक मानक है, मूल्य। 3 परिभाषाएं पुस्तकें कर ली, फिर हमने शब्दावली कर ली। अज्ञान के पर्दे के ऊपर जरूर पूछा जाता है कि वो क्या जानते हैं और क्या नहीं, ये ध्यान रखना। उसके बाद शब्दावली तो आपके रट गई, मूल स्थिति, बुनियादी संरचनाएं, प्राथमिक वस्तुएं। अब इतना बता दो लास्ट में कि प्राथमिक वस्तुएं कौन कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। अधिकार है और स्वतंत्रता है। आपको बराबर अवसर और शक्तियां मिलनी चाहिए, आय और संपदा, और सबसे महत्वपूर्ण गरिमा, जो सबको मिलेगी बराबर मात्रा में। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।